ओके, सो रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया रात के 12 बजे के बाद के टीवी चैनल्स बन गए कि मतलब कोई कुछ ना कुछ बेचते ही रहता है। भाई मैं तो पॉडकास्ट सुनने के लिए आया था, भाई तू चड्डियां क्यों बेच रहा है? दिस इज द न्यू मेटा। पे अच्छा हो तो व्हाई नॉट, बट द थिंग इज इट किल्स द ऑथेंटिसिटी एंड रॉ नेचर ऑफ द सोशल मीडिया। मैं यहाँ किसी को बैठ के जज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द मीडिया। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया, द अनदर मीडिया दैट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली इज द मूवीज, और वो भी भाईजान सिंड्रोम से पीड़ित है। सुपर हीरोज के अलावा मूवी चलती नहीं, जो कि स्टोरी और राइटिंग में डेप्थ लैक करती है, और जो स्टोरी और राइटिंग में बहुत अच्छी होती है वो बॉक्स ऑफिस पे चलनी तो छोड़ो, रुकती भी नहीं। इतने सारे भसड़ और कंटेंट सैचुरेशन के बावजूद भी ऐसा एंटरटेनमेंट मीडिया है जो अपना जाल फैलाता ही जा रहा है। वेरी ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमे, बट द थिंग इज अप अंटिल नाउ एनिमे एक बबल में था। थोड़े सालों पहले अगर तुम किसी को बताते कि मैं एनिमे देखता हूँ तो वो कुछ सेकंड्स में तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी गेस कर लेता, और अगर वो लड़की होती जेनित्सु से भी ज्यादा तेज भाग जाती। हमारा रेफरेंस 2022-23 में पबजी मोबाइल खेलने वालों की ज्यादा अच्छी इमेज थी एनिमे देखने वालों से। ऑल ऑफ दिस चेंज्ड विद दैट वन फाइट विद दैट वन कैरेक्टर गोजो सातोरू। जिस तरीके से वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था यार, सुकुना की फाइट, और उसके बाद अब तक तो सिर्फ लड़के ही पागल हो रहे थे। गोजो जब अपने फाइट में ब्लाइंड फूल्स निकलते हैं तो भाई पूरा XX क्रोमोसोम वाला समाज पागल हो चुका था। ऐसा रिस्पॉन्स देख के मैं खुद शॉक हो गया था कि भाई यार ठीक है, एक एनिमे कैरेक्टर ही तो है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। तब तक गोजो अपने पॉप कल्चर में और मीम कल्चर में जगह बना चुका था, और हम सीजन 1 में ही देखते हैं कि JJK का ऑथर पॉप कल्चर में अपना उठना बैठना रखता है। वो यूजी के थ्रू जेनिफर लॉरेंस की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद जब यूजी की ट्रेनिंग की बात आती है तो गोजो उसको मूवीज देखने को बोलता है। इसके बाद वाला मोमेंट जो बहुत लोगों ने नोटिस तो किया बट इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। ये सीन उस आर्क में आता है जिस आर्क का इंस्पिरेशन एनिमे से पहले आने वाले 2 नामचीन एनिमे से लिया गया है, सर्वाइवल एग्जाम आर्क, कि जिसमें इसका पोटेंशियल टेस्ट किया जाता है थ्रू लाइफ एंड डेथ बैटल्स। इफ यू स्लिप फॉर अ मोमेंट यू आर गॉन। और इस इंटेंस सिचुएशन के बीच कैरेक्टर आके अपने मेन कैरेक्टर को एक हार्ड हिटिंग पंच मारता है और उसको एक सवाल पूछता है, और तुम सोचते हो ये बंदा पागल है। भी क्रेजी पार्ट तब होता है जब यूजी उसको आंसर करता है और वो बंदा अपने दिमाग में फ्लैशबैक बनाना चालू करता है, जिसमें यूजी, वो और उसके फेवरेट J-pop आइडल एक ही स्कूल में है, और वो J-pop आइडल उसकी क्रश होती है। वो उसे आस्क आउट करने जाता है और अपने ही फ्लैशबैक में रिजेक्ट हो जाता है, सो दैट यूजी कुड फिट इनटू दैट फ्लैशबैक। वो उस प्रेजेंट मोमेंट में रोने लग जाता है व्हाइल बीइंग इन द बैटल, और इन द उस मोमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये तो मैं हूँ। अगर गोजो ये सीजन में ना होता तो ये सीन इस सीजन का हाईलाइट होता। एंड मैं तोदो के गुनगान तब तक गाऊंगा जब तक, सॉरी गाइज मैं थोड़ा जरा भाव में बह गया। ये सारी चीजें बताने का तात्पर्य यही है कि जब भी कोई मीडियम अपने ट्रेडिशनल वे से हटके दूसरे वे में काम ना करने से ऑफन टाइम उन्हें बैकलैश मिलता है। तो JJK के साथ भी वही हुआ था। तभी लोग मेन ट्रियो पे क्लाउन कर रहे थे और इसे एक अनदर बैटल शोनन मांगा और एनीमे घोषित कर दिया गया था। क्योंकि अगर तुम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये पॉप कल्चर वाले रेफरेंस चीप टैक्टिक्स भी हो सकते हैं जस्ट टू किल द टेंशन इन द सीरियस मोमेंट। सीजन 1 के बाद एनिमे स्टूडियो को पता चल गया था कि लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं, और हमें उसकी जादू हिडन इन्वेंटरी आर्क में देखने को मिली। हिडन इन्वेंटरी आर्क तो भाई लड़कियों के लिए एक एरोटिका नॉवेल जैसा है, और लड़कियों के लिए भी। तुझे भाई क्या मार रहा है भाई, तुझे भाई का क्या बाइसेप है भाई। सॉरी गाइस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये आर्क भी स्टोरी वाइज एनिमेशन वाइज बहुत सही थी, बट ये आर्क से जो हमें मीम्स मिले वो आई वुड से बेटर देन द फर्स्ट सीजन। तोजो और गेतो की वॉक, जो का हवा में उड़ना, और तोजी भी बहुत बढ़िया मीम कैरेक्टर था। तोजी के मीम्स भी बहुत सही थे। जो और गेतो का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, जो कि हम अपनी दोस्ती यारी में कभी ना कभी अपने दोस्त को देख के एक बार पूछते ही है कि हम दोनों बेरोजगार है इसलिए हम दोस्त थे, या फिर हम दोस्त थे इसलिए हम बेरोजगार है। ओवरऑल मैं बोलूंगा ये आर्क को फैंस ने कैरी किया है, क्योंकि मैंने इसका मांगा पहले ही पढ़ लिया था तो मुझे एनिमे देखने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट इसके मीम्स देख के भाई मुझे एनिमे देखने में इंटरेस्ट आया था और मैंने एनिमे देखा था इसका। शिबुया इंसिडेंट मैं बोलूंगा थोड़ा स्टोरी हैवी था, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के मीम्स देख के मुझे एनिमे देखने का मन नहीं किया तो मैंने नहीं देखा था, बट मैंने मांगा पढ़ी है शिबुया इंसिडेंट की। इंसिडेंट मैं कहूंगा रेगुलर एनिमे वॉचर्स के लिए ट्रीट था, टू न्यू एनिमे फैंस जो कि मीम्स और इंटरनेट कल्चर की वजह से जुजुत्सु काइसेन के फैन बने थे। मैं क्या बोलूं भाई, लड़कियां इस एनिमे के पीछे पागल हो चुकी है भाई। उन्होंने ये सीजन जो कि पूरा का पूरा एक्शन हेवी सीजन है उसमें भी सेक्सुअलाइज करने के लिए चीज नहीं छोड़ी। हाँ मैं उसी सीन की बात कर रहा हूँ जिसमें नानामी वो बंदे के बाल खींचता है, मतलब मुझे याद नहीं वो कैरेक्टर का नाम क्या है भाई।
इतने लड़कियों ने वो सीन पे अपनी इच्छा जताई थी कि वो उस कैरेक्टर के बदले में होना चाहती है। दैट्स इनसेन भाई, दैट्स क्रेजी। मैं वो देख के इंस्टाग्राम पे पागल हो गया था। आई वुड से शिबुया इंसिडेंट के दौरान जेजेके को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था, क्योंकि जो फाइट्स आर्क में दिखाई गई है वो 1-to-1 फ्रेम बाय फ्रेम किसी दूसरे एनिमे से या फिर दूसरे शो से उठाई गई है। स्टूडियो को उसकी वजह से काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला था कि मतलब सीजन 2 में उनकी थोड़ी सी चोरी पकड़ी गई थी, बट ठीक है कि मतलब उसका उसके व्यूअरशिप पे या फिर मतलब फैंडम पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ एंड लोग तभी भी मतलब एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक इसका असर हमें सीजन 3 में देखने को मिल रहा है कि मतलब वो अभी खुलेआम इंस्पिरेशन ले रहे, मतलब वो माकी की फाइट हो या फिर हकारी का अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब हो। बट ये टाइम एनिमेशन स्टूडियो को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मतलब ऑडियंस एक तरीके से इस टाइप की स्टोरी टेलिंग को यूज टू हो रही है। कि अगर तुम इंटरनेट कल्चर में थोड़े से भी एक्टिव हो तो तुमने देखा होगा कि सीजन 3 के जुजुत्सु काइसेन के सारे एपिसोड पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मीम्स बनाते ही जा रहे हैं या फिर दूसरे मीडिया और दूसरे शोज के रेफरेंसेस पोस्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी वो लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड जुजुत्सु काइसेन को इस चीज के लिए दाद देनी चाहिए, क्योंकि द ओनली अदर एनिमे व्हिच आई कैन थिंक ऑफ मोर मोशन ऑन इंटरनेट और मीम कल्चर इज जोजोस बिजार एडवेंचर। फ्यूचर में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। राइट नाउ जेजे के जिस पोजीशन में है वो एनिमेज के लिए बहुत ही ज्यादा की पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि अगर तुम एक तरीके से देखोगे तो जुजुत्सु काइसेन पूरा अभी फैंस के हाथ में है कि मतलब वो क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और वो क्या सोचते हैं इस एनिमे के बारे में। एनिमे स्टूडियो से एक स्लिप अप पूरा फैंडम क्रैश आउट कर सकता है, तो दैट इज द डाउन साइड ऑफ टैपिंग इनटू द मेन स्ट्रीम। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल एनिमेज जो कि अपने ही ट्रोप में या फिर अपने ही जॉनरा में कन्फाइंड रह जाते हैं। एंड जेजे डिड फिनोमिनल जॉब ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली successfully, क्योंकि the other example which I have about an anime which tried to enter into mainstream is Gintama. Meta humor or fourth wall breaking in Gintama is so fucking good that does not feel out of the place at all, but it still failed to reach the mainstream. I'm saying it as like number one Gintama glazer. Gintama is my most favorite anime of all time, but Gintama failed to reach the mainstream. और ये वीडियो बनाने के पीछे का थोड़ा सा कारण भी है कि Gintama जो मेरा सबसे फेवरेट एनिमे जो चीज नहीं कर पाया वो जुजुत्सु काइसेन ने करके दिखाया एंड आई जस्ट वांट टू गिव टू प्रॉप्स टू देम फॉर दैट। कंक्लूड दिस वीडियो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत में मैं चेंज के बारे में जो बड़बड़ कर रहा था वो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि हर चेंज बुरा नहीं होता। आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट जुजुत्सु काइसेन फॉर लाइक रीचिंग मेन स्ट्रीम इन इंटरनेट एंड मीम कल्चर। काफी लोग इस चीज को ज्यादा भाव नहीं देते, बट फॉर मी इंटरनेट और मीम कल्चर इज लाइक प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मी। इसी इंटरनेट पे जब कोई 10 on 10 बैडी उसको किस एनिमे कैरेक्टर से मैन हैंडल होना है बताती है तो समझ आता है, डैम शी इज as crazy as me. That is it for the video.